Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 9 science chapter 5, the fundamental unit of life. तो चैप्टर 5 हम रीड कर रहे थे. लास्टली हमने सेल के शेप और साइज़ के बारे में रीड किया था, तो वही हमारा चल रहा था. किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो वहीं पर बंद हो गई थी, तो उसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे. तो हमने शेप और साइज़ का सेल की शेप और साइज़ के बारे में हमने रीड किया था. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आज. तो देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. द सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट डिफ्रेंशिएट टू टेक डिफरेंट फॉर्म. यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है. द सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट डिफ्रेंशिएट टू टेक डिफरेंट फॉर्म एंड साइज टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, यानी विभाजित होती है. विभाजित होकर के एक विभिन्न रूप ले लेती है और अपनी साइज को चेंज कर देती है. परफॉर्मेंस स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और साइज, उनकी साइज़ की वजह से ही उनको किसके लिए पहचाना जाता है, उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए पहचाना जाता है. यानी वो किस तरह का कार्य करती है. इन अदर वर्ड्स, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. और दूसरे शब्दों में बोलें तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होती है उसमें वो डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है. Therefore, to perform these given task more efficiently, some cells adapt or specialize to do a particular type of job. इसीलिए जो कुछ सेल्स होती हैं उनको एक यानी सभी सेल्स का एक स्पेशल फंक्शन होता है, तो उसको क्या करती है, परफॉर्म करती है. यू हैव लर्न दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट सम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एट्सेट्रा. आपने पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे न्यूट्रिशन पोषण है, रेस्पिरेशन श्वसन और एक्सक्रीशन उत्सर्जन. तो ये जो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कौन शो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक्चुअली ईच एंड एवरी लिविंग सेल्स ऑल्सो परफॉर्म दीज बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. यानी कि वास्तव में क्या होता है कि जो सभी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग सेल्स पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, सभी अपना अपना जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं. इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, कोई भी कार्य जो किया जाता है तो वो स्पेशल ऑर्गन के द्वारा किया जाता है. अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी वेल अडेप्टेड टू परफॉर्म अ गिवन टास्क. यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर जो ऑर्गन होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को कार्य करने के लिए तैयार रखता है. जो भी गिवन टास्क होता है उसको वो पूरा करता है. इट इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर. और इसको क्या बोला जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी श्रम का विभाजन बोला जाता है इसको. यानी जो काम जिस सेल का है वही सेल उस काम को करती है. लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा. द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी हार्ट जो होता है हमारा, उसका फंक्शन क्या होता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ब्लड पंप करना. ठीक है. टू वेंटिलेट द लंग्स इज द फंक्शन ऑफ द रिब केज एंड डायाफ्राम. टू डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इज द फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. टू वेंटिलेट the lungs is the function of the rib cage and diaphragm.
यानी कि जो डायाफ्राम होता है और जो रिब केज यानी पसलियों का जो पिंजरा पाया जाता है उसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं। तो जो लंग्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? रिब केज के अंदर, और रिब केज के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। टू डाइजेस्ट द फूड, और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन करने के लिए, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए जो फंक्शन होता है उसको कौन करती है? एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल करती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सच डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ फाउंड इन सेल्स ऑल्सो। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो किस में भी पाया जाता है? सेल्स में भी पाया जाता है। वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिवीज़न ऑफ लेबर। और विभिन्न प्रकार के भाग और जो घटक होते हैं कोशिकाओं के वो इस डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। These parts of the cells are called organelles, और इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। अ सेल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड ईच ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी ये जो पार्ट्स होते हैं सेल्स के उनको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, और ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार का कार्य परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेल हैव अ particular type of organelle each for synthesis of new material, release of energy, expulsion of waste material, intracellular digestion etc. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं उनमें जो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनल होता है तो वो क्या करता है? एक विभिन्न प्रकार के कार्य को परफॉर्म करता है, जैसे सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल यानी नए पदार्थों का निर्माण, रिलीज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का उत्सर्जन, एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन अंतःकोशिकीय पाचन। द सेल इज केप्ड अलाइव बाय स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। और जो सेल्स होती हैं उनको जीवित रखने के लिए जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं यानी विशेष जैविक क्रियाएं करते हैं। इन अदर वर्ड्स दीज ऑर्गेनल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेटस ऑफ द सेल। और बोला जाए कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसी भी सेल के लिविंग स्टेटस को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। द फंक्शन परफॉर्म बाय दीज ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स आर मैनिफेस्टेड एज लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो ऑर्गेनल्स के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं मैनिफेस्टेड एज लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसके लाइफ प्रोसेसेस किसके रूप में प्रकट होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस के रूप में प्रकट होते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल टुगेदर फॉर्म अ होल कंप्लीट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो सारे कंपोनेंट्स यानी घटक है और सारे ऑर्गेनल्स हैं वो मिलकर किसका? एक कंप्लीट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का निर्माण करते हैं। द सेल, जिसको क्या बोला जाता है? सेल। कौन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ऑल द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स। यानी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। फॉर एग्जांपल द वाइट ब्लड सेल्स और लीवर सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, स्ट्रेटेड मसल सेल्स ऑफ द कॉकरोच, न्यूरॉन ऑफ अ काउ और मेसोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ एटसेट्रा और शेयर सिमिलर टाइप ऑफ बेसिक सेल्स ऑर्गेनल्स। यानी कि जो ह्यूमंस की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं यानी WBC होती हैं, और या फिर ह्यूमन बीइंग्स की लीवर सेल होती है, या फिर कॉकरोच की स्ट्रेटेड मसल सेल्स होती हैं, या काउ
काउ के न्यूरॉन्स होते हैं, और किसी भी लीफ के या फिर मेसोफिल सेल्स हैं। तो ये सारी जो हैं, तो इनके जो बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। डू यू नो वाई डू सेल्स टेक सिलेंड्रिकल शेप और डेवलप साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन? यानी जो सेल्स का सिलेंड्रिकल शेप होता है, बेलनाकार आकृति होती है, वो किस तरह क्यों होती है, और जो इनका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन डेवलप होता है वो क्यों होता है? अ लार्ज सेल हैज़ अ proportionately smaller surface and also higher volume। यानी कोई भी लार्ज सेल है, एक बड़ी सी सेल है, तो उनका जो अनुपात होता है, प्रपोर्शन होता है, वो क्या होता है, स्मॉलर सरफेस एंड ऑल्सो हायर वॉल्यूम। यानी जो उसका स्मॉलर सरफेस या फिर हायर वॉल्यूम और सरफेस रेशो का जो बीच का प्रपोर्शन होता है देन अ स्मॉलर सेल। यानी एक स्मॉल सेल की तुलना में एक जो लार्ज सेल होती है उसका जो सरफेस रेशियो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस फीचर ऑफ सेल क्रिएट्स प्रॉब्लम इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स एंड इंफॉर्मेशन। और जो सेल का ये जो फीचर है ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसमें, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स में। यानी जब पदार्थों का आदान प्रदान होता है तो जिसमें क्या करता है, जो सरफेस रेशियो होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्मॉलर सेल इज़ मोर इफिशिएंट इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। जो स्मॉलर सेल्स होती हैं वो ज़्यादा कैपेबल होती हैं मटीरियल के एक्सचेंज के लिए। एक्चुअली टू बी परफेक्टली इफिशिएंट सेल मस्ट हैव इट्स वॉल्यूम रेशियो, सरफेस रेशियो विद इन अ लिमिटेड रेंज। यानी कि जो स्मॉल सेल होती हैं उनमें जो इसका वॉल्यूम और जो सरफेस रेशियो, सरफेस वॉल्यूम और सरफेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड रेंज में होता है। किस किस का, वॉल्यूम और सरफेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड रेंज में होता है। ड्यू टू दिस रीज़न द सेल्स normally do not attain a very large size, rather to overcome this problem they become cylindrical or develop cytoplasmic extension। और इस रीज़न की वजह से जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मली क्या करती हैं, अपने आप को डू नॉट अटेन अ वेरी लार्ज साइज, कौन सी साइज को प्रेफर नहीं करती है, लार्ज साइज को, रेदर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। किसकी वजह से, ये जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। इसलिए कैसी होती है ज़्यादातर सेल, सिलेंड्रिकल या फिर अपने आप को साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन डेवलप करती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ सम डिफरेंशिएट सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इनटू वोल न्यू ऑर्गेनिज्म अंडर सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। यानी किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या, कौन सी एबिलिटी पाई जाती है, डिफरेंशिएट होने की, यानी विभेदित होने की जो क्षमता पाई जाती है। तो क्या होता है उसमें, टू डेवलप इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो क्या करती है, डिफरेंशिएट होके एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती है अंडर सर्टेन कंडीशन। यानी कुछ कंडीशन लागू होती है उसके लिए। तो ऐसी जो सेल होती हैं कुछ कंडीशंस जो उनके लिए एडेप्टेड होती हैं, अनुकूलित परिस्थितियाँ होती हैं, तो उनके आने पे वो क्या करती है, डिफरेंशिएट होके पूरे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती है। तो ये जो एबिलिटी होती है किसी भी सेल की, तो ये क्या कहलाती है, टोटिपोटेंसी कहलाती है। एज अ सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक दैट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ऐसे as a cell is capable of performing all basic life processes। यानी कि एज लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती हैं वो किसके लिए कैपेबल होती हैं, सारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए कैपेबल होती हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की क्रियात्मक इकाई भी इसको बोला जाता है। किसको, सेल को, क्योंकि जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं।
It is therefore concluded that activities of an organism are based on the activities of the cells that constitute it. It is also treated as it is therefore, इसलिए इसको concluded that activities of an organism are based on the activities of the cells that constitute it. यानी कि जो एक्टिविटीज़ होती है वो सेल की, वो किसमें कंक्लूड किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें. ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटीज़ दैट आर एब्सेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूट सेल. और जो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटीज शो करता है दैट आर एब्सेंट, यानी कि वो जो एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनिज्म शो करता है वो किसमें एब्सेंट हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूट सेल जो होती है उसकी, उसमें एब्सेंट हो सकती है. On the basis of above discussion, it can be concluded that cells are functional unit of living organism. और जो भी हमने डिस्कशन किया यहाँ पर, तो उसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो द सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेल होती हैं वो फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक इकाई होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सजीवों की क्रियात्मक इकाई होती है. हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहाँ से हम इन दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी जो सेल बनी होती है वो सेल मेड अप ऑफ, यानी क्या क्या पाया जाता है सेल के अंदर. तो हम यहाँ पर सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में रीड करेंगे. बाय नाउ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक जो संगठन होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं. वी नो दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम जानते हैं कि जो सेल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है. वेरियस ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल enables it to perform different functions which are exhibited as life processes of living organism. यानी जो सेल में पाए जाने वाले जो वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इनको किसके लिए समर्थ बनाते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए इनको समर्थ बनाते हैं. विच आर एग्जिबिटेड एज लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिनको किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है, सजीवों के लाइफ प्रोसेसेस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आर फाउंड इन अ टिपिकल सेल, यानी टिपिकल सेल में जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस एंड थर्ड है साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन यानी जो सेल के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसका जो आवरण होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य. तो देखो ये स्ट्रक्चर होती है प्लांट सेल की, किसकी, प्लांट सेल की, इस तरह की. तो ये जो है वो इसमें ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है, यानी केंद्रिका पाई जाती है. न्यूक्लियस होता है केंद्र और इसके अंदर क्या पाई जाती है, छोटी सी गोलाकार न्यूक्लियोलस पाई जाती है. ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. प्लास्टिड यानी प्लास्टिड है, और इसमें ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, यानी जो जो सेल होती है उसके चारों और जो कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है. और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी एक एक लेयर होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति बोला जाता है. और जो इसमें एक जो लिक्विड होता है भरा हुआ रहता है सेल के अंदर तो उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है. क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म. तो देखो प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है. तो सबसे पहला तो न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये तीनों तो हैं ही सही, है ना. तो इनके अलावा क्या क्या है, तो इनके अलावा राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हैं, प्लास्टिड हैं,
और सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर लेयर जो होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है, ये रफ लेयर होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, एक तो स्मूथ होती है, एक रफ होती है। तो रफ तो ऐसी होती है इस तरह की, और स्मूथ इस तरह की होती है ये, ठीक है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है इसमें, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लास्टिड है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर किस में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में। अब देखो जो नीचे वाली सेल है वो कौन सी सेल है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर होती हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होती है और प्लांट सेल की इस तरह की होती है, ठीक है। इसमें भी वही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें भी था माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी, और दोनों तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ इसमें भी होगी, दोनों उसमें भी है, प्लांट सेल में भी दोनों हैं। और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस ये भी दोनों में है, ठीक है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसको सेल वॉल, कोशिका भित्ति बोला जाता है। लेकिन ये सेल वॉल किस में नहीं होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये हुआ। और राइबोसोम इसमें भी है उसमें भी थे, दोनों सेल्स में पाए जाते हैं राइबोसोम, लेकिन इसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं, तारक काय पाए जाते हैं किसमें, एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। और इसमें वैक्यूल इसमें भी होती है, ये वैक्यूल, ये रिक्तिका, ठीक है। वैक्यूल इसमें भी है, इसमें बड़ी होती है और इसमें छोटे आकार की होती है, ठीक है, ये भी। और इसमें गोल्जी अपरेटस, गोल्जी काय पाया जाता है, लेकिन इसमें गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। तो क्या क्या डिफरेंस है, यानी लगभग सेम स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्गन पाया जाता है वो क्या होता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट और एनिमल की सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जिसको किसमें सीन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सीन किया जाता है। तो उस तरह की स्ट्रक्चर हमें प्लांट और एनिमल सेल की दिखाई देती है। These 3 structural components of the cells are referred as functional region of the cell। यानी कि ये जो तीनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये जो तीनों हैं उनको किसके रूप में रेफर किया जाता है, सेल के फंक्शनल रीजन के रूप में, यानी क्रियात्मक भागों के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाता है। फंक्शंस ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेटस ऑफ द सेल। और इन 3 कंपोनेंट्स के जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं किसके लिए, सेल के लिविंग स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, यानी सेल को जीवित रखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक कंपोनेंट्स द सेल्स ऑफ ऑल प्लांट्स, फंजाई एंड द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑल्सो हैव अ रिजिड सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यानी इसके अलावा जो सेल्स में जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स में या फिर फंजाई में और मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें, तो क्या होते हैं, एक रिजिड सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक रिजिड यानी कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। द सेल वॉल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इंटैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल। और जो सेल वॉल होती है वो क्या, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, एक यानी कोशिका के पूर्ण अस्तित्व को, इंटैक्ट एग्जिस्टेंस मीन्स होता है पूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसका महत्व होता है, किसका, सेल वॉल का, क्योंकि ये बाहर से क्या होती है, कठोर होती है, तो इससे ये सेल के अंदर के जो ऑर्गन स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बाहर से बचाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन।
ये तीनों नाम सेम है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम यहाँ पर भी रीड कर चुके हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर में। ऑल सेल्स रिमेन कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक रीजनरेटिव एंड सेलेक्टिवली परमीबियल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सभी सेल्स होती हैं वो लगभग किससे कवर्ड रहती हैं, यानी जो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है वो एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। तो सभी सेल किससे कवर्ड रहती है, एक पतली पारदर्शी और लचीली एक झिल्ली से कवर रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। कैसी होती है ये, रीजनरेटिव होती है, यानी एक बार टूटने के बाद दोबारा से रीजनरेट हो जाती है और ये केवल जो सेलेक्टिव जो मटेरियल होते हैं उनको ही अपने में से गुजरने देती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, और इसको क्या भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाई जाती हैं। कौन, सेल मेम्ब्रेन, और क्या करती है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उससे सेल को प्रोटेक्ट करती है। मैनी सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स सच इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम आर एनक्लोज्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन। यानी कि जो बहुत सारे जो सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसम। तो ये जो सारे ऑर्गन है वो किससे चारों ओर से किससे घिरे हुए रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, या फिर इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज ऑफ ऑल दीज मेम्ब्रेन इज रेफर्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन। और जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती है, यानी संरचनात्मक जो समानताएं होती हैं इस मेम्ब्रेन की, तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो नॉन एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर जो ऐसी मेम्ब्रेन जो किसको बाउंड करती है, ऑर्गेनल्स को बाउंड करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द सेल मेम्ब्रेन डज नॉट टोटली आइसोलेट द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। यानी ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनवायरनमेंट से बिल्कुल आइसोलेट रहती है, पृथक रहती है। देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स सेमी परबियल नेचर। यानी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी नेचर कैसी होती है, सेमी परमीबियल नेचर होती है इसकी, यानी अर्धपारगम्य प्रकृति होती है इसकी। तो ये अर्धपारगम्य क्या चीज़ है, तो देखो कि जो मटीरियल्स होते हैं, कुछ मटीरियल्स होते हैं जिनको सेल के अंदर ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ मटीरियल्स होते हैं जो बेकार होते हैं, जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परबियल होती है, यानी ये क्या करती है, जो अंदर जाने वाले मटीरियल्स हैं उनको अंदर जाने देती है और जो बेकार मटीरियल्स हैं उनको वहीं पर रोक देती है, बाहर ही, उनको अंदर नहीं जाने देती। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी परबियल नेचर होती है इसकी। सेमी परमिएबल means the cell membrane is permeable to some substance to different degrees and impermeable to others। यानी सेमी परमीबियल का मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, जबकि कुछ पदार्थों के लिए कैसी होती है, अपारगम्य होती है। देयरफॉर इसलिए द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मेंटेन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल। तो जो बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं यानी जैविक झिल्लियाँ होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्स में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको क्या करती हैं, मेंटेन करती है। ठीक है, यानी जो आवश्यक है उसको अंदर जाने देगी और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको बाहर ही रोक देगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आज कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम आगे की क्लास में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।